स्टूडेंट्स, आज दिनांक 8 जुलाई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा, डीएनए के फंक्शन पढ़े। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। भैया हल गया ना 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 डीएनए रेप्लिकेशन में जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं सामने। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा कि आखिर डीएनए से रेप्लिकेशन कैसे होता है। देखिए, ये जो डीएनए का पीछे का पोर्शन आप देख रहे हो, ये कंप्लीट एक अणु है। और मैंने आपको जब बताया कि जब मैच्योर हो जाता है डीएनए, तब डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और ऐसे में क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर, दुर्बल होते हैं, तो आसानी से जो है टूट जाते हैं। अगर थोड़ी सी हीट इनको मिल जाती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, कहा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर डीएनए को उबाला जाए तो डीएनए के जो बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो खुल जाते हैं। तो इस प्रकार डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आप दूर दूर चले जाते हैं। अब देखिए, जब दोनों के स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे तब क्या होगा, इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं लगातार टूटते चले जाएंगे। एक बॉन्ड अगर खुल जाएगा, लगातार सब बॉन्ड टूटते चले जाएंगे। और प्रत्येक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट के समान काम करेगा। टेम्पलेट क्या होता है? जो अपने जैसी ही एक और स्ट्रैंड को बनाने में सक्षम हो। अच्छा, कैसे? ये देखिए, ये क्रिया बहुत ही अच्छी, मतलब अपने आप डीएनए से डीएनए बन रहा है। देखिए आप लोग, डीएनए से डीएनए बन रहा है, समझे? कि आप कहें कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए कुछ जो है सिचुएशंस होती हैं उसमें बन जाता है। मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, क्योंकि देखिए आरएनए में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब बात डीएनए की होती है तब डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपना स्वयं का एप्लीकेशन कर लेता है। ठीक है? अब कैसे करके कि जो डीएनए है, इसके सामने जो, जैसे कि मान लीजिए लगा हुआ है ACTG, नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। ठीक है? और कैसे नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबो शर्करा यानी शुगर और साथ में फॉस्फेट ग्रुप मिलकर क्या करते हैं, एक जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है? इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें एक फॉस्फेट है, सॉरी दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखिए, एक फॉस्फेट ग्रुप है और एक आपका नाइट्रोजनी बेस है। नाइट्रोजनी बेस देखिए 4 प्रकार के, मैंने आपको बताया 4 होते हैं। 4 प्रकार नहीं होते, प्रकार तो 2 ही होते हैं। नाइट्रोजनस बेस प्रकार तो 2 ही होते हैं, लेकिन कुल मिला के 4 होते हैं नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में। ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हो, और एक क्या है हमारा, ये एक मॉलिक्यूल किसका होगा? एक हमारा डीऑक्सीराइबो शुगर का होगा। डीऑक्सीराइबो, ऑक्सी लिख के मैं शुगर लिख दूँ। ठीक है? शुगर का होगा। तो इस प्रकार से तीनों चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना रही हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जब ये अलग होगा तो ये अपने सामने कैसा बनाएगा? अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा? जी के साथ में मैंने आपको बताया था क्या जुड़ता है भैया? सी जुड़ता है। जी के सामने सी जुड़ता है। और कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बॉन्ड बनते हैं। तो जो टेम्पलेट है, ये अपने सामने भी एक कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट बना लेगा, अपने सामने एक स्टैंड बना लेगा। और सामने जो सीक्वेंस रहेगा वो एज डायरेक्शन वैसे ही रहेगा जैसे डीएनए में पहले था। ठीक है? कैसे रहेगा? जैसे ACTG मान लीजिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ठीक है? ये देखिए, यहाँ से फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, इस प्रकार से आया, तो यहाँ पे A के सामने क्या जुड़ेगा? T जुड़ेगा। और देखिए यहाँ पे दिखा है, जी के सामने क्या जुड़ा? सी जुड़ गया। टी के सामने ए जुड़ गया। और ए के सामने टी जुड़ गया, टी के सामने ए जुड़ गया। फिर यहाँ सी है तो क्या जुड़ेगा? सी के सामने क्या जुड़ेगा? सी के सामने जी जुड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी जी जुड़ेगा, यहाँ जी के सामने सी जुड़ेगा। इस प्रकार से एक क्रम बन जाएगा और बॉन्डिंग वही रहेगी। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आपने शेरगफ का भी जो लॉ था वो भी देखा, आपने जो है वॉटसन क्रिक को भी देखा। तो ये सारे मॉडल्स अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बन जाता है। अच्छा, एक बात और भी है कि एक ही तरफ से नहीं बनता है, दोनों तरफ से ये जो है बन जाता है। आप कहेंगे सर ये पीछे का जो पोर्शन जो खाली रह गया इसका क्या होना है? यानी जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन खाली रह गया, यहाँ क्या होगा?
देखिए, यहाँ पे एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड जो आगे की ओर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, ये जो लीड कर रहा है, आगे लगातार नए स्ट्रैंड्स बनते चले जा रहे हैं, नए जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते चले जा रहे हैं, ये लीडिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, पीछे आप देखोगे जो पीछे का जो पोर्शन है, एक यहाँ पे खंड बनता है ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इसका नाम याद कर लीजिएगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। कई बार पूछा जाता है कि कौन से फ्रैगमेंट है जो डीएनए के नए मॉलिक्यूल्स के अणुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट है। इन फ्रैगमेंट्स के द्वारा जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो डीएनए के नए डीएनए के अणु से जुड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो बन के तैयार हो जाता है। अब ये तैयार हो गया, अब क्या होगा, अब ये लगातार अपनी वृद्धि करेगा और नए डीएनए का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा डीएनए एप्लीकेशन था। देखिए, मैंने आपको बता दूं, यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की बात आई। तो जब डीएनए का स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो 3 प्राइम 5 प्राइम क्या मैंने बताया था आपको कि कभी सिमिलर नहीं हो सकते। 3 प्राइम के सामने नहीं आएगा, 3 प्राइम 5 प्राइम के सामने आएगा। उसका एक रीज़न, छोटा सा रीज़न यही है, बहुत सिंपल सा रीज़न है कि ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। डीएनए का स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल है, जिससे डीएनए जो है कंटिन्यूस चलता रहता है, एक सर्पिलाकार आकृति बनाता है, ठीक है। पर 5 प्राइम पर दिशा में बनने वाली नई डीएनए श्रृंखला कंटिन्यूस आगे बढ़ती रहती है, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्लियर हो गया। लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, नए बने दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए जो खंड बनते हैं उन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। ये जो फ्रैगमेंट हैं ये डीएनए लाइगेज द्वारा पूरी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। मैंने क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दिया, और इतना आसान है कि आपको ये याद बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे देखिए, टाइप्स ऑफ डीएनए, कई बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ डीएनए क्या है। तो टाइप्स ऑफ डीएनए में आप लोग एबीसीडी सबको आती है, सबको एबीसीडी आती है भाई, सबने छोटे पे एबीसीडी पढ़ी होगी। तो आपको यहाँ पे एबीसीडी पूरी याद करनी है, ठीक है। बात समझ रहे हैं मेरी। आप सोच रहे होंगे सर एबीसीडी पढ़ाएंगे क्या, नहीं, एबीसीडी नहीं पढ़ाएंगे। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो बेस पेयर्स के अनुसार, अगर आप जो पढ़ाया था मैंने आपको कि एक फोल्ड में 10 बेस पेयर होते हैं, पढ़ाया था। डीएनए का एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अब हम बात 10 की नहीं करते हैं, 9 की नहीं करते हैं, 100 की नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि अगर बेस पेयर के अनुसार हम देखें डीएनए मॉलिक्यूल्स को, तो डीएनए 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 ए डीएनए, नंबर 2 बी डीएनए, नंबर 3 सी डीएनए, नंबर 4 डी डीएनए और नंबर 5 जेड डीएनए। क्लियर हो गया। देखिए कितना आसान था, ए बी सी डी और जेड। तो ए से लेके जेड तक जिन ने पढ़ा होगा ए बी सी डी, उन सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये ए बी सी डी और जेड डीएनए है कैसे, कैसे पहचानेंगे हम इसको, कि कौन सा वाला डीएनए ए डीएनए, कौन सा बी डीएनए, कौन सा सी डीएनए, कौन सा जेड डीएनए। तो देखिए बच्चों, इसका बड़ा आसान तरीका है। देखिए, ए डीएनए जब भी होगा तो इसके जो इसका जो फोल्ड है, एक फोल्ड है, प्रत्येक फोल्ड में 11 बेस पेयर्स होंगे। कितने? 11। आपने कितने पढ़े थे? 10। अब जो ए डीएनए होगा उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे? उसमें 11 बेस पेयर्स होंगे। बी डीएनए में कितने होंगे? 10 बेस पेयर होंगे। तो ये कॉमन वाला कौन सा है? बी डीएनए। ये हमारे अंदर जो कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, मैं स्ट्रक्चर जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें क्या है, ये बी डीएनए है, ठीक है। फिर सी डीएनए क्या है, इसमें कितने बेस पेयर्स होंगे? 9.33। लेकिन आप ऐसे याद रखो 9 होंगे, ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। 9.0 में क्या लगाना, चलो ठीक है, बेस पेयर्स होते हैं 9। फिर डी डीएनए में कितने होंगे? 8 बेस पेयर होंगे। कितने? 8। अब जरा क्रम देख रहे हैं आप कैसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है। ए डीएनए में 11, बी डीएनए में 10, सी डीएनए में 9 और डी डीएनए में 8 बेस पेयर मिलते हैं। जेड डीएनए में कितने मिलते हैं? जेड डीएनए में 12 मिलते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि आप उल्टा चलते हुए आए थे, अब सीधा हो जाइए, ठीक है। उल्टा चलने वाले लोग
तो उसको सीधा भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे 12 हो गया, बिल्कुल सीधे भी हो गए, ठीक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर रिच ने 1979 में की थी, क्योंकि इसकी शर्करा फॉस्फेट ग्रुप और इसके जो रज्जू टेढ़े मेढ़े जिगजैग होते हैं, ठीक है। तो इसे इसे जेड डीएनए कहते हैं, ये जिगजैग डीएनए भी कहते हैं इसे, जिगजैग डीएनए या जेड डीएनए कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब बात आती है, लास्ट पॉइंट है हमारा, ये है डीएनए पैकेजिंग। देखिए डीएनए पैकेजिंग का कि डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे डीएनए है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्पेला करा जो सतला करा करती है, तो ये बंधी किससे होती है। देखिए डीएनए यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के और प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एक लेयर हिस्टोन प्रोटीन की होगी और उसके ऊपर एक लेयर किसकी होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की होगी। इस प्रकार तीनों चीज़ों से मिलकर एक डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है। एक डीएनए का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के खंडों के मिलने से होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बनकर एक जगह पर स्थित होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्लियर। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। एक जो डीएनए पैकेजिंग जब हो जाती है, स्टोन, नॉन स्टोन और डीएनए मॉलिक्यूल, ये डीएनए क्या करता है, बंध जाता है उसके चारों ओर, प्रोटीन के चारों ओर लिपट जाता है। तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बना लेगा, इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग उसको याद करें। थैंक यू सो मच। इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। PDF आपको भेज दी जाएगी, उससे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।